नमस्कार, बहुत स्वागत आपका TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल के 2 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने उनके कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार आम जनता, युवाओं, किसानों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के मुद्दे संसद के भीतर जो है वो उठाते रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक जो है तमाम मुद्दों को वो उठाते रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंडिया ब्लॉक को एकजुट बनाए रखने की होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीट जीतकर सबसे बड़े विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता का विपक्ष बनाया गया था, यानी कि नेता में विपक्ष का नेता के तौर पर यानी कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो चुना गया था। बीते 2 वर्षों के दौरान उन्होंने संसद में कई अहम बहसों में हिस्सा लिया और सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। हालांकि अब राहुल गांधी के सामने केवल कांग्रेस को मजबूत करना ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को एक साथ रखने की जिम्मेदारी भी है। हाल ही के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन के कई सहयोगी दलों के बीच जो है मतभेद खुलकर सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री जो थी वहां की ममता बनर्जी, उनको अपनी कुर्सी खोनी पड़ी और ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाने का आग्रह भी किया था। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस नेताओं को टीएमसी पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की सलाह दी थी ताकि गठबंधन में तनाव ना बढ़े। तमिलनाडु में भी कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में खटास देखने को मिली। चुनाव के बाद कांग्रेस ने, आपको बता दें, अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने में जो है समर्थन दिया और उनके साथ सरकार बनाई, जिससे डीएमके नाराज भी हो गई। इतना ही नहीं, डीएमके ने लोकसभा में अपने सांसदों के लिए जो है अलग बैठकें की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई है। इससे गठबंधन के भीतर मतभेद और स्पष्ट हो गया है। झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया ब्लॉक के भीतर जो है तालमेल की कमी जो है वो देखने को मिली। कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद पार्टी ने अपने कुछ सहयोगियों पर जो है समर्थन नहीं देने का आरोप लगाया। इस घटनाक्रम ने विपक्षी एकता पर एक नए सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद के फ्रांसिस जॉर्ज का कहना है कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में अच्छा काम किया है। उनके अनुसार 28 राजनीतिक दलों को एक मंच पर रखना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को नियमित बैठकों के जरिए जो है अपने मतभेद दूर करने चाहिए और नाराज सहयोगियों को फिर से एक साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने पिछले 2 वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रही है। उन्होंने नीट परीक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, छात्रों और महिलाओं को और इसी के साथ सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जो है सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है ताकि संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों का आसानी से पारित कराया जा सके। पार्टी का कहना है कि आगामी मानसून सत्र में इंडिया ब्लॉक साझा राजनीति बनाकर सरकार का मुकाबला करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में राहुल गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा केवल सरकार को घेरना ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखना और मजबूत बनाए रखना होगी। यही चुनौती उनके नेतृत्व की असली कसौटी जो है वो साबित हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें अगली खबर दरअसल वेनेजुला से आई है, यानी कि वेनेजुला में आए विनाशकारी भूकंप ने पूरे देश को जो है गहरे संकट में डाल दिया है। एक के बाद एक 2 शक्तिशाली भूकंपों ने राजधानी कराकत समेत कई शहरों में जो है भारी तबाही मचा दी है। हजारों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, सड़कें टूट गईं और कई इलाकों में बिजली और इसी के साथ संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है जबकि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब तक आपको बता दें तकरीबन 589 के आसपास लोगों की मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं और हज़ारों लोग घायल हो सके हैं। बड़ी संख्या में लोगों में अब भी आपको बता दें मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप के बाद दुनिया के कई देशों ने वेनेजुला की मदद के लिए जो है हाथ बढ़ाया है। भारत, तुर्की, अमेरिका, ईरान, चीन, चील, जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड, कतर, कनाडा, ब्राज़ील, पुर्तगाल, ऐसे तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने जो है यहाँ राहत सामग्री, बचाव दल और चिकित्सा सहायता भेजने की घोषणा की है। भारत ने भी तुरंत जो राहत का अभियान वो शुरू करते हुए ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया है। आपको बता दें अस्पताल इसका नाम जो है यहाँ पर रखा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय वायुसेना के 2 विमान राहत सामग्री, दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण और सेना की फील्ड हॉस्पिटल लेके जो है
जो फील्ड हॉस्पिटल यूनिट है उसको लेकर वेनेजुला जो है वो रवाना हो चुके हैं। भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है विशेष मेडिकल सहायता भी भेजने की बात की है ताकि घायलों का जो है तेजी से इलाज किया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने भी आपको बता दें वेनेजुला के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता देने की भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि कठिन समय में ईरान पूरी मजबूती के साथ जो है वेनेजुला के साथ खड़ा है। दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने भी जो है आपको बता दें पीड़ित परिवारों के लिए जो है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमेरिका ने भी बड़े स्तर पर आपको बता दें राहत अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिकी सरकार की सभी एजेंसियां मिलकर जो है राहत कार्य कर रही हैं और उसी में जुटी हुई हैं। रक्षा विभाग, इसी के साथ विदेश विभाग और मानवीय सहायता एजेंसियां मिलकर जो है वेनेजुला को हर संभव मदद उपलब्ध कराएंगी। अमेरिकी सेना अपने एयरलिफ्ट, लॉजिस्टिक्स और विशेष राहत क्षमता का जो है इस्तेमाल करेगी ताकि प्रभावित इलाकों को जल्द से जल्द जो है वो सहायता पहुंचाई जा सके। वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति जेसी ने भी आपको बता दें कि यहाँ जो है डेल्सी ने बताया है कि सबसे अधिक तबाही जो है वो ला गुएरा राज्य और राजधानी कराकस के आसपास के इलाकों में हुई है। सेना, पुलिस और बचाव दल जो है लगातार यहाँ पर मलबा हटाकर जीवित लोगों की तलाश कर रहे हैं। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है लेकिन हजारों लोगों के लापता होने की आशंका भी बनी हुई है। सरकार ने आपातकाल लागू करते हुए राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए जो है विशेष फंड की भी घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस आपदा पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यकाल के अनुसार आपको बता दें कि दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 1000 से अधिक प्रतिशत जो है यहाँ पर बचाव कर्मी वेनेजुला भेजे जा रहे हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और इसी के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियां भी जो है यहाँ भोजन, दवाइयाँ, पीने का पानी और अस्थायी आश्रम जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार ये सामान्य भूकंप जो है वो नहीं है, बल्कि आपको बता दें यहाँ पे जो है अर्थक्वेक डबलेट यानी कि दोहरे भूकंप की दुर्लभ घटना है। पहले 7.2 तीव्रता का झटका जो है वो आया था और इसके कुछ ही समय बाद जो है आपको बता दें 7.5 तीव्रता का दूसरा शक्तिशाली भूकंप जो है वो देखने को मिला। वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों भूकंप लगातार समान शक्ति के थे, इसलिए इन्हें सामान्य जो है यहाँ पर एक किस्म से आफ्टर शॉक जो है वो नहीं माना जा सकता है। वेनेजुला कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी जो प्लेट्स हैं उसके काफ़ी ज़्यादा सक्रिय सीमा पर है। इसी की वजह से जो है यहाँ लगातार जो है भूपर्तीय दबाव जो है वो बढ़ता रहता है और इसी के कारण जो है ऐसी शक्तिशाली भूकंप आने का खतरा लगातार बनता रहता है। इस प्राकृतिक आपदा से पहले ही आपको बता दें आर्थिक संकट झेल रहे वेनेजुला की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ा दी हैं। अस्पतालों, सड़कों और इसी के साथ बिजली व्यवस्था और संचार नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया है। लाखों घर जो है वो बर्बाद हो गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और बड़ी संख्या में परिवार जो हैं वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस भूकंप से देश को अरबों करोड़ों डॉलर्स का आर्थिक नुकसान हो सकता है। दुनिया के कई देशों ने साफ कहा है कि वेनेजुला को इस संकट से उभरने के लिए जो है हर संभव सहायता दी जाएगी। राहत सामग्री भेजने के साथ साथ आपको बता दें मेडिकल टीम्स, इंजीनियर्स, खोज और बचाव दल और इसी के साथ आधुनिक उपकरण लगाकर प्रभावित क्षेत्रों में जो है पहुंच रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें वेनेजुला पर टिकी हुई हैं, जहां राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इसी के साथ तेज राहत कार्यों की बदौलत अधिक से अधिक लोगों की जो है जान बचाई जा सकेगी और प्रभावित इलाकों में जल्द सामान्य स्थिति जो है वो बहाल हो जाएगी। तो आगे बढ़ने के लिए खबर की ओर आपको बता दें कि इस वक्त जो है एक फिलहाल बड़ी खबर जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ जो है ये बहुत बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहाँ अगले साल भारत दौरे पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने किया बड़ा ऐलान। ये बहुत बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां भारत अमेरिका रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। ये बात यहाँ पे जो है मार्को रूबियो कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनका बयान आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का फिर हुआ जिक्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है। ट्रंप के भारत दौरे से रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, आपको बता रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से जो है यहाँ औपचारिक बयान कर दिया गया है कि अगले साल भारत दौरे पर जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो आएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो है ये बड़ा खुलासा किया है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र उन्होंने किया है। भारत अमेरिका रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, ये बात कहते हुए जो है रूबियो नजर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती का फिर से जिक्र होते हुए जो है विश्व स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल्स पे जो है वो दिखाई दे रहा है। ट्रंप के भारत दौरे से रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलने की उम्मीद जो है वो भी जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें अगर आप एप्पल का नया मैकबुक या आईपैड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए दरअसल बहुत अहम है।
दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने भारत समेत कई देशों में अपने मैकबुक और आईपैड की कीमतों में जो है बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने अलग अलग मॉडल्स के दाम में तकरीबन 20% से लेकर 42% तक की बढ़त कर दी है। नई कीमतें तुरंत प्रभाव से जो है लागू की गई हैं और एप्पल इंडिया के वेबसाइट पर भी जो है अपडेट कर दी गई हैं। कंपनी के इस फैसले के बाद अब ग्राहकों को मैकबुक और आईपैड खरीदने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा, या यूँ कहें कि हज़ारों रुपये ज़्यादा देने होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में एप्पल की ओर से जो है की गई सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि ये मानी जा रही है। एप्पल की कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह दरअसल आपको बता दें मेमोरी चिप और इसी के साथ जो है यहाँ स्टोरेज कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत को बताया गया है। कंपनी के मुताबिक पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का तेजी से विस्तार हो रहा है। एआई आधारित डेटा सेंटर्स की संख्या बढ़ने से यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस मेमोरी चिप और स्टोरेज की मांग अचानक काफ़ी बढ़ गई है। मांग बढ़ने के कारण इन ज़रूरी पोर्टल्स की कीमत जो है वो भी लगातार उभरते हुए दिखाई दे रही है। एप्पल का कहना है कि उसने लंबे समय से जो है इस तरह की अतिरिक्त लागत का जो है यहाँ बोझ उठाया है, लेकिन अब बढ़ती लागत के चलते कीमतें जो है वो बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। कीमतों की बढ़ोतरी का असर आपको बता दें कि यहाँ जो है लोकप्रिय प्रोडक्ट्स पर जो है वो पड़ रहा है। M5 प्रो चिप वाले 14 इंच मैकबुक प्रो की कीमत लगभग 20% बढ़ गई है। पहले इसकी कीमत तकरीबन 2,39,900 रुपये हुई करती थी, जो अब बढ़कर जो है 2,99,900 रुपये पहुँच गई है। यानी कि सीधे आप देखिए तकरीबन 50,000 रुपये का इजाफा जो है वो लैपटॉप में देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 13 इंच आईपैड एयर के बेस मॉडल में हुई है। इसकी कीमत करीब जो है आपको बता दें 41.22% बढ़ गई है। पहले ये मॉडल 84,900 रुपये के आसपास मिलता था, लेकिन अब इसकी नई कीमत जो है वो तकरीबन 1,19,900 रुपये जो है वो हो गई है। इसके अलावा मैकबुक नियो, मैकबुक एयर और वाईफाई वर्जन वाले आईपैड प्रो की कीमतों में भी जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में एप्पल ने प्रीमियम डिवाइस खरीदना अब पहले से कई ज़्यादा महंगा हो गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केवल एप्पल की कीमत बढ़ने की रणनीति ही नहीं, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री पर जो है बढ़ती चिप लागत का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। आपको बता दें यहाँ जो है काउंटरपॉइंट्स रिसर्च के विशेषज्ञ नील शाह का कहना है कि हाई एंड चिप्स और प्रोसेसर्स की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से कंप्यूटर और टैबलेट इंडस्ट्री का लागत जो है ढांचा वो बदल दिया है। आने वाले समय में दूसरी कंपनियां भी जो है इसी प्रीमियम मॉडल्स की कीमतों में जो है बदलाव कर सकती हैं। हालांकि एप्पल ग्राहकों के लिए जो है फिलहाल राहत की बात यह है कि कंपनी ने अभी तक आईफोन की कीमतों में कोई बदलाव यहाँ नहीं किया है। यानी जो लोग नया आईफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें फिलहाल अतिरिक्त कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैकबुक प्रो और आईपैड खरीदने वालों को अब अपनी जेब जो है वो पहले से ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि अब जो है एप्पल यूजर्स के लिए एक चिंता का विषय हो गया, क्योंकि अब जो है रेट्स में इजाफा जो है वो देखने को मिलने वाला। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईफोन में नहीं हुआ है, बाकी प्रोडक्ट्स में एप्पल के देखने को मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि यहाँ पे किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जो है राहत की खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब मौसम जो है वो बदलने के संकेत जो है वो दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने राजधानी में अगले कुछ घंटों में इस दौरान आंधी, तेज हवाएं और गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना जो है वो जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें कि यहाँ पे जो है बदलाव जो है वो मौसम में देखने को मिल सकता है और गर्मी से जो है कुछ राहत मिल सकती है। शनिवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में आसपास पर काले बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि इन दिनों रात और दिन के दौरान जो है कई जगहों पर जो है तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिजली गिरने और गरज चमक का भी जो है यहाँ संभावना जताई जा रही है, इसलिए लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शुक्रवार को राजधानी में भीषण गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया है। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पालम में अधिकतम तापमान 41.3, रेत क्षेत्र में तकरीबन 41.9 और आपको बता दें लोधी रोड पर 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें आयानगर में तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये सभी तापमान सामान्य से अधिक रहे हैं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी का जो है सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुबह के समय आपको बता दें कि तापमान में जो है अपेक्षित जो है वो कम रहा है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान जो है वो 28.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। पालम, लोधी रोड और इसी के साथ रिज और आयानगर में भी जो है न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली एनसीआर के अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन भर आपको बता दें आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट जो है वो आ सकती है। रविवार को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा और इसी का अनुमान जताया जा रहा है।
अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को तेज़ सतही हवाएं जो हैं वो चलेंगी, जिससे लोगों को जो है गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं सोमवार तक अधिकतम तापमान घटकर जो है 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। इसी बीच राजधानी की हवा जो है वो फिलहाल संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शुक्रवार सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 116 दर्ज किया गया है। वहीं फरीदाबाद में AQI जो है 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 123 और नोएडा में 118 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 100 से 200 के बीच बना हुआ है, जिससे मध्यम श्रेणी माना जाता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और बिजली चमकने के समय जो है सुरक्षित स्थानों पर रहें। बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आने की जो है उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आपको बता दें कि राजधानी निवासियों को जो है यहाँ पर भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसे ही तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप कहीं ना रहें, बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।